गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा भारत जैन। तो अभी हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने भारत जैन को शुरू किया है, लॉन्च किया है। भारत जैन क्या है? तो ये भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये हमारी जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। और इसका विकास, इसका डेवलपमेंट कहाँ पे किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। मतलब ये हमारा, आप कह सकते हैं, स्वदेशी एआई मॉडल है जो 22 भाषाओं में टेक्स्ट, भाषण यानी कि स्पीच, इमेजेस और वीडियोस तैयार कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल का नाम क्या है? भारत जैन इसका नाम है। आईआईटी बॉम्बे में इसको डेवलप किया गया। अब एआई से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें, एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन। और एआईसीटीई ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना था यूके। अभी 2025 में एआई समिट जो तीसरा संस्करण था वो हुआ था पेरिस में, अगला भारत होस्ट करेगा। एआई मॉडल मैग्मा को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोष को लॉन्च किया था। इंडिया एआई मिशन ये लॉन्च हुआ था मार्च 2024 में और इसके लिए बजट रखा गया है 10,371.92 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया था। एआई क्लाउड वायु इसे लॉन्च किया टाटा कम्युनिकेशन ने। हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया। 7th जनरेशन एआई चिप आयरनवुड को लॉन्च किया गूगल ने। हार्वर्ड के एआई फॉर गुड हैकेथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता? मेघा एआई प्रोजेक्ट ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों में ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना, क्योंकि समय पर लक्षण पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। अच्छा, थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। आपको बताएं हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है, सेरेब्रम है। और मस्तिष्क से एक और दिवस आपको याद आएगा, विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे, ये 22 जुलाई को होता है। ठीक है, तो वो भी याद रखना। और ये विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस है जो 8 जून को होता है। देखो, 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, 1 जून को वर्ल्ड डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक अभिभावक दिवस, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और अभी 8 जून को हम विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा कोको गॉफ ने। तो साल का दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम है ये फ्रेंच ओपन, और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका के टेनिस प्लेयर हैं। और उन्होंने किनको हराया है? आरेना सबालेंका को हराया है। ये वुमेन्स में नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो बात करें कोको गॉफ की, अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं और ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले वो 2023 में यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं, जो कि उनका पहला ग्रैंड स्लैम था। और ये पॉइंट आपको और बता दूं कि 2015 में सेरेना विलियम्स के बाद कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली अमेरिकी खिलाड़ी हैं। खैर, ये पॉइंट इतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन जो काम का है वो मैंने आपको बता दिया। क्या याद रखना है? ये याद रखना, अभी फ्रेंच ओपन 2025 हुआ, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है ये। और अब इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया? कोको गॉफ ने, अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने किनको हराया? आरेना सबालेंका को हराया, वो बेलारूस की प्लेयर है। और फ्रेंच ओपन इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है ये शुरू हुआ था 1891 में। लेकिन याद रखना, हमारे जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। उसमें सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन ओपन है, जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। शुरू हुआ था 1877 में। और जब तक मैं ये आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अभी मेंस वाले रिजल्ट नहीं आए। लेट नाइट में
रिजल्ट आएंगे तो फिर कल मैं आपको मेंस के बारे में बता दूंगा। अच्छा, ये तो हमने फ्रेंच ओपन की बात कर ली। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसकी बात कर लें तो उसमें मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं, और वुमेन सिंगल जीता था मेडिसन कीज ने, जो कि अमेरिकी हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके सामने, तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। और अभी सिमोना हालेप का नाम आपने सुना होगा, रोमानिया की टेनिस प्लेयर हैं, अभी उन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। और एक पॉइंट अभी हमने पढ़ा था सेरेना विलियम्स के बारे में ही, कि अभी उनको 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नामित किया? तो आंसर हो जाएगा 5। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी किया, तो इसके तहत लद्दाख में 5 भाषाओं को यहाँ की आधिकारिक भाषा बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन सी है वो 5 भाषाएं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। और आपको बता दूं, जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला तब से लद्दाख में केवल अंग्रेजी ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। अब 5 है, वो 5 याद रखना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं को 1/3 कोटा भी हर जगह पर दिया गया है। इसके अलावा लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए अधिवास यानी कि हैबिटेट का होना अनिवार्य है। अधिवास का मतलब हो गया आप लद्दाख के निवासी हो, कम से कम 15 साल से आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप सरकारी नौकरी वहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अध्यादेश की बात कर लें, ऑर्डिनेंस, ये एक ऐसा आदेश है या कानून है जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। ये आप कह सकते हो एक अस्थायी कानून है, और इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 6 महीने के लिए होती है। ये संसद या विधानमंडल के द्वारा अधिनियमित किए गए कानून के समान ही प्रभाव रखता है, लेकिन इसे अगर 6 महीने के अंदर पारित नहीं कराया तो ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम समय सीमा होती है वो 6.5 महीने होती है। और प्रश्न ये भी बन जाता है, राष्ट्रपति जी के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123। और वहीं राज्यपाल के केस में अगर बात करेंगे तो उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 213। तो ये भी याद रखना। बाकी बात यहाँ पे लद्दाख की हो रही है तो लेकर के चलते हैं आपको लद्दाख। ये रहा मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह भी है और कारगिल भी है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा है। अभी याद होगा, लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला था। सिबक थॉर्न हो गया, रक्त से खुबानी हो गया, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशियों को जीआई टैग मिला था। कुछ फेस्टिवल्स यहाँ के हैं, जैसे कि लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुक कस्टर फेस्टिवल हो गया, हेमिस महोत्सव हो गया, नोमेडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर महोत्सव, हेमिस गोम्पा महोत्सव, दोस मोचे महोत्सव हो गया। ये सब हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहाँ पर बनेगा? लद्दाख के हैनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा में। अभी लद्दाख में 5 और नए जिले बनाए गए थे, उनके नाम क्या हैं? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। ये 5 और पहले के 2 लेह और कारगिल, टोटल 7 हो गए। अब यहाँ पे भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास किया था? अभी लद्दाख में। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में ही। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है, इसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, और इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। लद्दाख के काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया था। उसके अलावा ये पॉइंट जरूर याद रखना, अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हुए थे, 5वां संस्करण कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसमें टॉपर भारतीय सेना रही थी। और खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया अभी लद्दाख में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहाँ पे बनाया गया? लद्दाख में। किसकी मदद से? IIT हैदराबाद की मदद से। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपति के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने 1500 और 20 टका यहाँ की करेंसी है, तो इतने करेंसी के मतलब 1500 और 20 टका के नए नोट जारी किए हैं। इन नोटों से जो शेख हसीना जी के पिता थे और देश के संस्थापक राष्ट्रपति थे, कौन? शेख मुजीबुर रहमान, उनकी तस्वीर को हटा दिया गया है। और अब जो नए नोट जारी होंगे उन पर देश के पारंपरिक स्थलों को जगह मिलेगी। नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें भी छापी जाएंगी।
आपको याद होगा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बंगाली लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और शेख मुजीबुर रहमान उनको बंगबंधु की पदवी भी दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता भी थे। पर अभी अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और उसके बाद से लगातार शेख मुजीबुर से जुड़ी जो भी निशानियां वहां पर है उन पे हमला किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। जैसे कि ढाका में उनकी जो एक बड़ी सी मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया और अभी जो वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है, मतलब उनके नेतृत्व में जो वहां पे अंतरिम सरकार है, वो शेख मुजीबुर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से हटा रही हैं। जैसे कि अभी करेंसी से उनके फ़ोटो को हटा दिया, उनको दी गई जो राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो वापस ले ली और याद रखना 1971 के मुक्ति संग्राम को अब सशस्त्र विद्रोह के रूप में जाना जाता है, उसका भी नाम बदल दिया गया। तो ये सब हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपने इतिहास को ही मिटाने में लगा हुआ है। आपको मैप में दिखाता हूँ बांग्लादेश, ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल इसकी क्या हो गई, ढाका। करेंसी हो गई टका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार है अभी मोहम्मद यूनुस के हाथ में। बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको ढाका बांग्लादेश में मिलेगा। और 2025 से और क्या क्या प्रश्न बने बांग्लादेश से वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो बांग्लादेश के एक प्लेयर है तमीम इकबाल, उन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। और एक और प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, उन्होंने भी ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी छठा कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ था, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी, शोहेली अख्तर नाम है, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था, ये तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा भारत सरकार ने बांग्लादेश से निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया, केवल नेपाल और भूटान के लिए छूट दे रखी है। और बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता को भी संभाल लिया है। इस साल बिम्स्टेक जो बैठक हुई थी 6 नंबर की, वो हुई थी थाईलैंड में। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो अभी माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पंजीकरण सुनिश्चित करना और लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाना। तो मुख्य उद्देश्य यही है, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका पारदर्शी पंजीकरण सुनिश्चित करना। तो उसके बाद एक क्लिक पर आप पोर्टल पर वक्फ से जुड़ी जो भी संपत्तियां हैं उनकी पूरी जानकारी पा सकेंगे। वक्फ के बारे में आपने सुना होगा, क्या है? ये एक इस्लामिक ट्रस्ट है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है। इसका उपयोग हमेशा धर्मार्थ के लिए होगा, जैसे कि मस्जिद खोल दिया गया, स्कूल खोल दिए गए, अस्पताल वगैरह खोल दिए गए। और इसको जो कंट्रोल करती है वो कंट्रोल करती है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका ट्रांसपेरेंटली पारदर्शी रूप से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए ही ये उम्मीद नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया अभी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ये याद रखना। पोर्टल से संबंधित कुछ और पोर्टल्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ पोर्टल्स हैं। जैसे कि देखो, अगर पूछे अभी राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अभी सृजन मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादिनी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया, उसका नाम है भारत पोल। रक्षा मंत्री जी ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती है, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नाम है एनटीटी लोकर। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया। आई स्पोर्ट पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम है संजय। और फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था इसरो ने। तो ये सब पोर्टल्स हैं, एप्लीकेशंस अभी न्यूज़ में थे, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला? तो आंसर होगा महाराष्ट्र।
अच्छा, पहले एक टर्म आप समझो, गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया। जैसे हिंदी में बोलोगे आप शासन, जैसे कि सरकारी शासन मतलब सरकार के द्वारा देश या राज्य को चलाने के तरीके, जिसमें कानून बनाना, लागू करना और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना शामिल है। अगर मैं ई इसके आगे लगा दूं, ई गवर्नेंस कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि सरकार के द्वारा ई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सेवाओं को प्रदान करना और नागरिकों से बात करना, मतलब डिजिटली होना। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में, मतलब किन ग्राम पंचायतों ने नागरिकों से जुड़ी सेवाओं को ई गवर्नेंस मॉडल अपनाकर गतिशील, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है, इसी आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। और भी महाराष्ट्र के धुले जिले की रोहिणी ग्राम पंचायत इस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पंचायत बन गई है। इसमें इसे 10 लाख रुपए की राशि दी गई है। जबकि सिल्वर पदक मिला है त्रिपुरा की पश्चिम मजलिशपुर ग्राम पंचायत को, और जूरी अवार्ड ये 2 को मिला है, पालसाना ग्राम पंचायत जो गुजरात की है और सुआकाटी ग्राम पंचायत जो कि उड़ीसा की है। तो स्वर्ण वाला आप याद रख लो, वही हमारा प्रश्न है कि गोल्ड मेडल किस ग्राम पंचायत को दिया गया। रोहिणी ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र की है। बाकी सारा मैंने आपको समझा दिया। बाकी अब पंचायतों से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो फिर, अभी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान ये मोदी जी ने लॉन्च किया था 26 जनवरी 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब होता है? तो याद रखना 24 अप्रैल को होता है। और पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। अभी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 अभियान को शुरू किया था। ओम बिरला जी ने, लोकसभा अध्यक्ष हैं। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स आया था, उसमें पहले स्थान पे कर्नाटक रहा। और पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की गई थी। अभी पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉपर गुजरात रहा। और भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत ये केरल की पुल्लमपारा पंचायत रही है। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। अच्छा, एक स्वामित्व योजना भी बड़ी न्यूज में रहती है। स्वामित्व योजना, इसको मोदी जी ने लॉन्च किया था पंचायती राज दिवस के मौके पर ही 2021 में। उद्देश्य है सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को कम करना। तो ये भी जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो पंचायत से ही हमारा संबंधित प्रश्न था, उस संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये कहाँ पर होगा? तो आंसर होगा भारत में होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की, और इस बार इसका ये 13वां एडिशन होगा। 30 सितंबर को शुरू होगा, जो कि 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। भारत देश को होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ कहाँ पर होंगे ये 4 स्थानों पर होंगे, इंदौर, गुवाहाटी, बंगलुरु और विशाखापत्तनम में। इस बार इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। और आपको बता दूं, वैसे भारत वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को ये 4थी बार होस्ट कर रहा है। इससे पहले 3 बार कप कर चुका है, 1978 में, 1997 में, 2013 में, और अभी 4थी बार 2025 में कर रहा है। पर जीता एक बार भी नहीं है, मतलब वुमेन्स वर्ल्ड कप को हम एक बार भी नहीं जीते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट करना कि पाकिस्तान के जो भी मैचेस होंगे ना, वो भारत में नहीं होंगे। वो कहाँ पे होंगे? फिर श्रीलंका में होंगे। तो इसको होस्ट मुख्य रूप से तो भारत ही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाले मैचेस ये श्रीलंका में होंगे, ये आप ध्यान रख लेना। इसका जो आखिरी एडिशन, जो 12वां एडिशन है 2022 में हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था तब। और ये तो महिलाओं वाली बात हो गई है। देखो, पुरुषों का भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत 2 बार जीत चुका है, 1983 वाला और 2011 वाला। अभी लास्ट वाला भी हम जीत जाते, एक्चुअली हमने ही उसको होस्ट किया था। 2023 वाला वर्ल्ड कप आपको याद होगा, भारत ने होस्ट किया था, लेकिन फाइनल में भी पहुंच गए थे हम, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए। फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, भारत को हरा दिया था फाइनल में। खैर, क्रिकेट से संबंधित और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर, तो एक प्रश्न ये याद रखना कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने थे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। और 2025 में जो मेंस एशिया कप है ये भारत में होगा T20 फॉर्मेट में, और 2027 वाला मेंस एशिया कप बांग्लादेश में होगा ODI फॉर्मेट में। और जो वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024 में हुआ था श्रीलंका में, उसको श्रीलंका ने जीता था, भारत को हरा दिया था। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो नवा संस्करण हुआ था
वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। और इसी तरह से जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया था। उसके अलावा वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है दीप्ति शर्मा। वनडे में एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंदाना। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य ये बिहार है। उसके अलावा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का 32वां संस्करण हुआ था, कर्नाटक ने जीत लिया, विदर्भ को हराया। रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने जीत लिया, केरल को हराया। और अभी जो नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ था पाकिस्तान और यूएई में, उसको भारत ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हरा करके। अब अगला वाला 2029 वाला जो 10वां एडिशन होगा वो भारत होस्ट करेगा। अब ये पॉइंट और याद रखना कि अभी दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर रेन ड्रॉपर का भी निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। और हाँ, अभी जो आईपीएल और WPL होता है उसकी बात करें, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 में तीसरा संस्करण हुआ था और इसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, दिल्ली कैपिटल को हराया। अब आईपीएल के बारे में आप बता दो, जो अभी आईपीएल हुआ था, 3 बातें बताओ, कौन सा संस्करण हुआ था, किसने जीता, किसको हराया। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया मैंने। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन है? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। तो दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन और उन्होंने अभी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन ने 7वीं बार ये खिताब जीता है। देखो, चेस से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो याद रखना, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इनकी जो बुक आई थी, जो ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है माइंड मास्टर। और सबसे पहली बार इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता था 1991-92 में। चलो अभी का बताओ, लेटेस्ट 2024 का 4 खिलाड़ियों ने जीता, उन खिलाड़ियों के नाम क्या है? वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है और पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को, अभी भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। अभी 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में दोनों में भारत विजेता रहा। और अब जो अगला होगा 2026 में 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड, वो कहाँ पे होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और अभी वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 का कोनेरू हम्पी ने जीता और फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता। चेन्नई के डी गुकेश ने चीन के डिंग लेरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता था। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी बने। फिडे चेस वर्ल्ड कप ये 2025 में होगा भारत में। और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो हुआ था उसको प्रणव वेंकटेश ने जीत लिया, 7वें भारतीय बन गए ये जीतने वाले। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 ये अभी चाइना में हुआ था और उसे जीत लिया चाइना की जू वेंजुन ने। अभी किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? तो याद रखना, अफगानिस्तान ने। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसकी स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो चेस से संबंधित ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां से स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आंसर होगा पुणे। तो अभी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन में केंद्र सरकार ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे उपलब्ध कराना, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और फसल की हानि कम होगी। और इसके लिए हमारी मदद करेंगे इजराइल और नीदरलैंड। अच्छा, इसमें प्रमुख फसलें जिन पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि पुणे में अंगूर की फसल पे, नागपुर में संतरे और सोलापुर में अनार पे। ये स्वच्छ पौधा कार्यक्रम कहाँ से शुरू हो रहा है? तो याद रखना, पुणे महाराष्ट्र से। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और आपके लिए डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए क्विज बनाई जाती है, MCQ फॉर्मेट में टेस्ट आपका लिया जाता है। कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट उससे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था,
अभी विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया, तो निकारागुआ। फिर पूछा विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया, 8 जून को। और भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। वेस्ट पीकर एन्यूमरेशन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया, तो चिनाब नदी। किसे मई 2025 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, मोहम्मद वसीम, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। फिर पूछा कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, कर्नाटक। और 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पर होगा, हांगझाऊ, चाइना। और आखिरी प्रश्न था आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को अभी एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया, और ऐसा करने में ये पहली बार हुआ है जब किसी ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दिया गया, तो आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी 150वें अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।